हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वी आर डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मंगलुरु काम्बला। तो काम्बला है बेसिकली, जैसे जलीकाटू था एनिमल बुल फाइटिंग जो होता है, तो काम्बला बेसिकली बफलो फाइटिंग के साथ हो जाता है। और ये हर साल एक इवेंट होता है मंगलुरु में, जहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये होता है गोल्डफिन सिटी में, बांगरा कुल्लर रीजन में। एंड इसकी जो डेट है जिस दिन ये हेल्ड होता है, दीज आर 26 एंड 27 ऑफ मार्च, उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओवरव्यू देखते हैं इसका। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो 150 पेयर्स हैं बफलोस के, वो इस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये बेसिकली इवेंट जो है नवंबर में हर साल होता है, लेकिन अब कोविड है इस वजह से इसको इस साल मार्च में अटेंड करने को बोला है। एंड इस इवेंट में 148 पेयर्स ने ही पार्टिसिपेट किया है। जो सीजन के लास्ट दो काम्बलास थे वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे अप्रैल में ओपिनागडी एंड वेनर रीजन में। काम्बला के बारे में देखते हैं। काम्बला एक तरह से बफलो रेस होती है जिसको कर्नाटका में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड ये रेस जैसे हम होन बांध के करते हैं या अलग अलग ट्रॉफी अटैच कर देते हैं कि कोई भी बुल को पकड़ के दिखाए तो उसको हम पर्टिकुलर ट्रॉफी देंगे, प्राइज मनी डाल देते हैं, तो इस वजह से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर एनिमल फाइटिंग से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए काफ़ी अपील भी लगी थी कि कैसे हम एनिमल का भी तो हार्म हो रहा है इन पर्टिकुलर गेम्स के थ्रू, तो इसलिए कैसे एनिमल्स की जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है, हम उनको कितना सफ़र करा रहे हैं, कितनी ज़्यादा उनको सफरिंग हो रही है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, चोट बहुत बुरी तरह लगती है, हार्म हो रहा है, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि हमें ऐसे जो हमारा एक्ट है उसके अंदर ऐसे इनके ऑफेंस नहीं करना चाहिए। देखते थोड़ा बैकग्राउंड। ये जो इवेंट है ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था तुलवा लैंडलॉर्ड्स जो कि दक्षिण कनाडा से बिलोंग करते हैं। जो कामला समितिज़ हैं वो ये पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं। एंड इस पर्टिकुलर इवेंट में जो 45 से ज़्यादा रेसेस होती है वो रखी जाती हैं कोस्टल रीजन्स में कर्नाटका के। अब फॉर्मेट देखते हैं इस रेस का। जो ये रेस ट्रैक है जहाँ पर इवेंट टेक प्लेस करता है वो होता है पैडी फील्ड, जो राइस फील्ड्स होती हैं, जो स्लशी होती है, वहाँ पर इवेंट जाता है। जहाँ पर विप लैशिंग फार्मर्स होते हैं वो बफलोज को ड्राइव करते हैं, उनको धक्का देते हैं और प्राइज मनी रखी जाती है कि अगर कोई भी बफलो को पकड़ के दिखाए या उसके गले में घंटी बांध के दिखाए या उसके गले में कोई स्कार्फ बांध के दिखाए तो उसको सिल्वर या गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से प्राइज मनी यहाँ पर अटैच कर दी जाती है। जो गोल्ड कॉइन है वो होता है 8 ग्राम्स का, विनर्स को देते हैं, और जो सेकेंड प्लेस पर कोई आ रहा है तो उसको कैश प्राइजेस भी दिया जाता है। बफलो डेकोरेशंस की बात करते हैं। जो बफलो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस इवेंट में, जो कि डेकोरेटेड है हेड पीसीस से, जो कि सिल्वर से बने होते हैं, ब्रास से बने होते हैं। एंड ये जो ब्राइडल है वो भी रोप से बनी होती है एंड कलर्ड जूल से बनी होती है। पवाड़े है एक तरह से एक टावल का नाम है जो कि यूज़ किया जाता है बुल बफलो की नेक को कवर करने के लिए। तो पावड़े इज़ द नेम ऑफ टावल दैट इज़ बीइंग कवर्ड अराउंड द नेक ऑफ द बफलो। तो ये यहाँ पर उनके गले में पहनाया जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022। तो अब देखते हैं इंडिया का ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट क्या है, कितनी स्थिति है, क्या ये गंभीर होती जा रही है या कुछ सिचुएशन सुधर रही है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ट्यूबर केसेस इंडिया में 19% से बढ़ते जा रहे हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील की गई है इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 में। ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया गया है डॉक्टर मानसुख मंडाविया ने, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो कुछ फाइंडिंग्स देखते हैं रिपोर्ट की। तो कहा जा रहा है कि 2021 में पिछले साल जो पेशेंट्स है टीबी के वो थे 119 लाख के अराउंड, 2020 में 16 लाख थे। तो यहाँ पर 3 लाख प्लस की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है एक ही साल में। तो कितनी ज़्यादा गंभीर बीमारी होती जा रही है टीबी, आप देख सकते हो, डाटा हमारे सामने है। और इसी वजह से टीबी की वजह से लोगों की जो डेथ है वो भी 11% से इंक्रीज़ हो गई है 2019 एंड 2020 के बीच में। जो टोटल नंबर है एस्टिमेटेड टीबी रिलेटेड डेथ्स का वो भी आ गया है 4.93 लाख। इंडिया में अगर हम बात करें 2019 में तो ये 11% से जंप हुआ है। और अगर आप 2020 में बात करें तब वहाँ पर केसेस थोड़े कम हुए थे, जब पेंडेमिक था उसकी वजह से, क्योंकि सब घर पे थे, पोल्यूशन कम था, उस वजह से केसेस हमें कम देखने को मिले। ये सिर्फ हम ऑफिशियल केसेस की बात कर रहे हैं जिसका डाटा नोटेड डाउन है। अगर अनऑफिशियल डाटा की बात करें तो वो हमारे पास है ही नहीं, तो केसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड।
फिर 2020 के एंड में टीबी केसेस बढ़ने शुरू हो गए एंड यहाँ पर 1.8 मिलियन केसेस हमने रजिस्टर किए। जो रिपोर्ट है वो बताती है कि जो कंट्री है उसमें काफ़ी सारे फेसबैक सेटबैक उन्होंने झेले हैं कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से। जो माल न्यूट्रिशन है, HIV है, डायबिटीज़, अल्कोहल, टबैको, स्मोकिंग्स, ये इम्पैक्ट करते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं टीबी के, कि अगर आपको टीबी है तो आपको माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, या टबैको स्मोकिंग की वजह से भी टीबी हो सकता है। दीज आर द थिंग्स दैट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद टीबी। 2020 में बात करें, जो 83% जो लोग हैं, जो नोटिफाइड पेशेंट्स हैं, उनको सक्सेसफुली ट्रीट किया गया, जिनका इलाज किया गया, जो अफोर्ड कर सकते थे इलाज, उनका इलाज किया गया। एंड जो 4% थे वो इलाज नहीं अफोर्ड कर पाए, या अफोर्ड कर पाए लेकिन जब ट्रीटमेंट उनका चल रहा था तभी उनकी डेथ हो गई। तो एक तरह से उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो भी हम वो भी देखेंगे कि कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवा पाए। तो इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो रेशो देखते हैं टीबी पेशेंट्स का इंडिया में। अबाउट 61% इंडिया टीबी में सफ़र कर रहे हैं, जो कि 61% है ये मेल हैं और 39% फीमेल हैं। जो 6% हैं वो पेडियाट्रिक कैटेगरी में आते हैं एंड जो 39% उनको ट्रीटमेंट के ऊपर रखा गया है। 61 में से सिर्फ 39 को ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, बाकी के लोगों को ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा। तो ये कितनी बुरी स्थिति है इंडिया में कि हम ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड नहीं करा रहे। और देखते हैं हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ टीबी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा टीबी पॉपुलेशन है। अगर इंडिया में बात करें पिछले साल में क्या डाटा है, जो प्रेवलेंस है ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी की, वो था 312 पर 1 लाख पॉपुलेशन की। 1 लाख पॉपुलेशन में 312 लोगों को टीबी होना ही होना है। और जो हाईएस्ट प्रेवलेंस है वो है दिल्ली में एंड इसका जो है डाटा दैट इज़ 747 पर 1 लाख की। 1 लाख में 700-750 लोगों को टीबी होता है। और सबसे कम है गुजरात में, जहाँ पर 1 लाख में सिर्फ 130 लोगों को ही टीबी हो रहा है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में इज़ द हाईएस्ट एरिया वेयर, जहाँ पर टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, पोल्यूटेड कैपिटल है पूरे वर्ल्ड की। इंडिया की छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में ये हमने कल पढ़ा था कि ये दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटी है। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो एस्टिमेटेड टीबी केसेस हैं वो 188 पर 1 लाख पॉपुलेशन तक आ गए हैं। अगर हम चाइल्डहुड की बात करें, उसमें बच्चों को टीबी हो जाता है और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 31% प्लान का बर्डन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो बच्चे हैं ये 6 to 7% कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिनको ट्रीट किया जाता है अंडर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। एंड इसी पर्टिकुलर जो साल है, पिछले साल का डाटा है जहाँ पर बताया गया है, पिछले 10 साल का डाटा है, डिकेड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों में भी टीबी के केसेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो टीबी हर फॉर्म में, हर वर्ग के लोगों को इम्पैक्ट करता नज़र यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट इज अबाउट सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ होता है विद नीति आयोग। किसके साथ में ये आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ नीति आयोग मिलकर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 रिलीज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो गुजरात है उसने टॉप पोजीशन हासिल किया है। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा। ये जो इंडेक्स एक तरह से डाटा ड्रिवन है एंड यहाँ पर कुछ की एरियाज़ को भी बताया जाता है जो हमारे के लिए क्रिटिकल है सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, कि कैसे हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जैसे मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ज़ीरो इम्पोर्ट पॉलिसी। तो जो गवर्नमेंट काफ़ी सारी मेहनत कर रही है बढ़ाने के लिए अपना एक्सपोर्ट। और जो लेटेस्ट इंडेक्स है उसने ये बताया है कि जो हमारी कंट्री का कोस्टल रीजन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मर्स, उनका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। और जो सेकेंड एडिशन है एक तरह से बात करेगा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने की। इसका मतलब कि जैसे सपोज़ इंडिया की जो कोस्टल रीजन्स हैं, दीज आर द कोस्टल रीजन्स, इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इंटीरियर की स्टेट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो अब जो इंटीरियर वाली स्टेट्स हैं, सपोज़ MP है, यहाँ पर हम केरला की बात करें, तो MP को भी लगेगा कि अब हमें भी मेहनत करनी है, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी है, ऐसे काम करना है कि केरला की तरह हम भी अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। तो इस तरीके से ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का काम आता है, जहाँ पर स्टेट्स एक दूसरे का देखा देखी प्रमोशन करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। फंक्शन देखते हैं इस इंडेक्स का। जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं नेशन की, उनको रैंक किया जाता है इस इंडेक्स में 4 पिलर्स के बेसिस पर। कौन कौन से? बिजनेस इकोसिस्टम,
कि कैसा आपका बिजनेस है, कैसा आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है, पॉलिसी क्या है, बिजनेस पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट जा रहा है उसके एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्या वो प्रोडक्ट ठीक जा रहा है या आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहे हो। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की क्या जो चेन्स हैं एक्सपोर्ट में वो सही तरीके से हैं, वहाँ पर कोई करप्शन तो नहीं आ रहा, सही तरीके से सामान जो सप्लायर से कस्टमर तक पहुँच रहा है, तो इस चीज़ों के ऊपर ये देखा जाता है। जो इंडेक्स है वो कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है कंट्री एक्सपोर्ट अचीवमेंट्स में, क्योंकि ये यूटीज़ और स्टेट्स को हेल्प करता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। अब देखते हैं जो इंडेक्स है इसको यूज़ किया जाता है एनालाइज कराने के लिए कि कैसे जो चैलेंजेस हैं जो हमारी, अगर हमें समझ में आ रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहा है, तो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ सकते हैं जिससे हम अपना एक्सपोर्ट को फोस्टर कर सकें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें। तो इसके लिए हमें फेयर कंटेस्ट लेकर आना पड़ेगा अमंग द नेशंस यूटीज एंड स्टेट्स में इन द लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। कंक्लूजन की बात करें, वो कहते हैं कि अगर इस लॉन्च के इवेंट में हमारी ज़रूरत ये है कि हमें इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना है ताकि जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस हो सके, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ग्रोथ का वो बढ़ सके। क्योंकि मेन एम क्या है, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, अगर हमारा एक्सपोर्ट अच्छा होगा। एक्सपोर्ट अच्छा कैसे होगा, एक्सपोर्ट अच्छा तभी होगा जब हमारी क्वालिटी अच्छी हो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरीज हो, है ना, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हो, लेबर हो, फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उस वो अच्छा होना चाहिए, उसमें जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ती होनी चाहिए ताकि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है बाहर के मार्केट में जाकर बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हो सके और प्रमोट भी हो सके। तो ये मेन होता है एक्सपोर्ट बढ़ाने का। तो इसलिए अभी हमें ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको सही करने की। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, एंड आप हमें मेल भी कर सकते हो info@officerbitia.com। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।